बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों से मैंने आपको ही खबर ब्रेक की थी कि इलेक्शन की बातें हो रही हैं, इंतखाबात की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, फिर इंटरव्यूज़ भी हो गए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए बातचीत चल रही है। और अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा उसको मज़ीद डिटेल के साथ, मज़ीद तफसील के साथ बातें बताता हूँ। कुछ चीज़ें हज़फ खोलने की कोशिश करते हैं। सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो हमारे बाजवा साहब हैं, वो अपने इस वक्त प्राइवेट घर में, निजी हाउस में बैठे हैं, क्योंकि उनको आर्मी हाउस का ड्राइंग रूम बहुत ज़्यादा याद आता है। और आर्मी हाउस के ड्राइंग रूम में जो कुछ उन्होंने किया और जिसका खमियाजा इस वक्त पूरी कौम भुगत रही है, न सिर्फ पूरी कौम भुगत रही है बल्कि अफवाज पाकिस्तान भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान अज खुद भुगत रहा है। जो बदतरीन किस्म का इस वक्त सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी का बहरान इस वक्त है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है, फर्द वाहिद है, तो वो सिर्फ एक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और जिन्होंने ड्राइंग रूम में बुला बुला कर सारों लोगों को कहा आए जनाब नया खेल खेलते हैं, इससे बड़ी बदनसीबी की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं और मुझे पहले दिन से तवक्को थी। जो लोग ये कोशिश कर रहे थे, जिनका अंदाजा था कि जनाब ये सारा कुछ कंटिन्यूटी है और ये तसलसल है, बाजवा साहब की पॉलिसियों का तसलसल होगा, वही सब कुछ चलता रहेगा, जन आसिम मुनीर साहब आए हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें की गई, बहुत सारी बातें की गई। तो मुझे उससे पहले दिन से इख्तलाफ था, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं पर्सनली कुछ चीज़ें पर्सनली भी जानता हूँ और दोनों शख्सियात को भी अच्छी तरह समझता हूँ, बाजवा साहब की शख्सियत को भी और जन आसिम मुनीर की शख्सियत को भी। दोनों शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए बाजवा साहब को तो मैंने आने के बाद इनसे तारुफ हुआ था, तो जन आसिम मुनीर साहब से तारुफ तो आने से पहले का है। तो इसलिए इंसान समझ जाता है और बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेता है। इसलिए मुझे तो पहले दिन से उम्मीद थी। तो अब अच्छी चीज़ें, अच्छी इत्तलात आ रही हैं। तो अगर कोई ये समझता है, वो बिल्कुल गलत है कि ये तसलसल होगा। नहीं, तसलसल नहीं होगा, बल्कि ब्रेक लगेगी। और अब विद इन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई कुछ इंक्वायरीज का ऑर्डर दे दिया गया है, कुछ इंक्वायरीज का ऑर्डर होगा। इंटरनली इन्वेस्टिगेशन, इंटरनली अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर का। और अफगानिस्तान के मामले को पसे पुश्त क्यों डाला गया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसके अहकामात थे, पाक अफगान सरहद की हिफाजत क्यों ना की गई, पाक अफगान सरहद, पाक अफगान बाढ़ जो है, ये 2-3 मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में ये आप जहन में रखें कि कोई एक आध दिन में ये सारी जो है दोबारा से आग नहीं लगी। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जिसको रोल मॉडल के तौर पे पाकिस्तान को लिया गया, वो कामयाबी हासिल की, वो 1-2 दिन में नहीं ये सारा कुछ हुआ। वो वीडियो जो जारी की है हमारे कैप्टन फहद की, शहीद की, और उसके बाद उसके साथ जो उनके नौजवान है, पूरी गाड़ी जा रही है, फौजी गाड़ी, तो वो जिस तरीके से हमारे जवानों के, अफसरों के लाशें जो हैं वो उस बारूदी सुरंग के फटने से जिस तरीके से उड़े हैं, तो दिल खून के आंसू होता है कि हमने तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक कर ली थी, ये सब कुछ ठीक हो गया था और दुनिया मुतरफ थी पाकिस्तान की पॉलिसियों की, और पाकिस्तान दुनिया भर के लिए खुल गया था और पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दिया जा रहा था टूरिज्म के लिए। तो ये टूरिज्म से दोबारा हम सेहात से दहशतगर्दी की तरफ कैसे चले गए? ये जुमा 8 दिन में नहीं होता, इसके लिए पूरा एक लंबा पीछे पीरियड होता है जी। ये एक आध दिन में ये सारा कुछ नहीं होता। तो ये सारा जुल्म जिसने किया है, वो अगर बैठ के अपने हक में कालम लिखवाए और अपनी पीआरशिप लगवाए, अपनी पीआरशिप के लिए तगोदा करे, तो ये इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। इसीलिए जनरल रिटायर्ड नईम लोधी हैं, उन्होंने बहुत खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि बाजवा साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान छोड़ दें और पाकिस्तान से चले जाएं, और ताकि मौजूदा क़यादत को और मौजूदा इंस्टीट्यूशन को अपने खुलकर फैसले करने में आज़ादी हो और वो ऐसा तासुर ना जाए कि वो असरअंदाज हो रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। इससे पहले जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा कह चुके हैं कि
मुझे भी फांसी दें और बाजवा साहब को भी फांसी दें, क्योंकि बाजवा साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। हर रोज वो एतराफ़ जुर्म करते हैं, हर रोज वो एतराफ़ जुर्म करते हैं, और उसके बाद ये कहा जाए कि जी मैं तो अभी 5% भी नहीं बताया, तो भाई इमरान खान साहब और बाकी लोगों ने भी अभी 1% भी नहीं बताया। तो ये सारी चीजें जो हैं मैनिपुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और प्राइवेटली अब एक नई दुकान खोल दी गई है। तो ये जो नई दुकान है जब तक बंद नहीं होगी तब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए एक, क्योंकि मौजूदा फौजी क़यादत जो है, मौजूदा फौजी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट इस सारे क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है, सारे क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है, और उस क्राइसिस से निकल के कहीं ना कहीं कोई अफहम तफहीम हो जाए, कोई मामला संभल जाए, मामला आगे की तरफ बढ़े। लेकिन क्या होता है कि टेलीफोन कॉल चली जाती है चौधरी परवेज इलाही साहब को, वजीर आला पंजाब को, फिर उठते हैं और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं साबिकीन से, और उनके साथ मामला तय करने की कोशिश की जाती है। तो ये जब सारी चीजें हैं तो इसका मतलब है कि आप जाने के बाद भी इस मुल्क को किसी सुकून की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये वो चीजें हैं जो कि अलार्मिंग है। तो इसीलिए इंक्वायरीज का मामला जो है वो इंक्वायरीज शुरू हो चुकी हैं, और देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो मैंने आपको खबरें दी, तो सोचा गया कि इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि पंजाब को फतह करने की कोशिश की। गवर्नर पंजाब ने गैर आईनी और गैर कानूनी कदम उठाया और मजीद कशीदगी। अदालतें जो हैं, वो अदालतें, अदलिया हमारी, वो भी बार बार कह चुकी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, आपस में बैठें, कोई ना कोई रास्ता निकालें, क्योंकि वो भी अब तंग आ चुकी है, अदलिया भी, कि हर मामला जो है वो अदलिया में पहुंच जाता है। वो एक तरफ फैसला दें, दूसरी तरफ फैसला दें, उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं, और फिर इदारों को भी रगड़ा जाता है। ये 3-4 दिन से जो कुछ हो रहा है, जब से ये खबर आई है कि इलेक्शन का सोचा जा रहा है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुल्क बर्बाद हो गया, और उसके बाद कहते हैं कि इलेक्शन का भी ना सोचें, और फिर कहते हैं कि दोबारा उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, फिर आंखें दिखाते हैं, फिर जाके प्रेसिडेंट साहब को और बाकियों को कहा जाता है कि हमारे साथ तो बड़ी ताकतें हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद ये सोचा गया एक और, क्योंकि ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रियासत को इस तरह तो नहीं छोड़ना बेयारो मददगार, या इनके हाथों में तो नहीं छोड़ना। इन्होंने तो साबित कर दिया कि ये रियासत को ठीक नहीं कर सकते। इन्होंने ये साबित कर दिया। जब ये साबित हो चुका है, क्योंकि डॉलर जो है वो 260 रुपए का हो गया है, 260 रुपए का भी नहीं मिलता, और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में बिजली, गैस नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, सनतें बंद हो रही हैं, हर रोज कोई ना कोई सनत बंद हो रही है, और बाकायदा तौर पे अनाउंस करते हैं कि हम इस काबिल नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने मौजें लूट रही है। 100 से ज्यादा की काबीना आप तस्वुर कर सकते हैं कि 100 से ज्यादा की काबीना, और फिर ये कहते हैं कि उनको कुछ कहा ना जाए, और 100 से ज्यादा वजीर हैं इस वक्त, और वो वजीर कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। वो अपनी वजारतों के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए के मुकदमात थे जो NRO2 की नजर हो गए। तो इसीलिए चीजें आगे की तरफ जाना चाहती हैं। हमारी मिलिट्री लीडरशिप, स्टैब्लिशमेंट चीजों को आगे लेके जाना चाहती है, पीछे से उनको खींचा जाता है, पीछे से कालीन खींच दिया जाता है, नई साजिशें शुरू हो जाती हैं। तो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के बारे में सोचा गया और बुलाया गया, माहिरीन को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि किस तरीके से हम निकल सकते हैं इस अजाब से और इस कंबल से। मसला ये है कि ये मरासला सरकार जो है, और ये एक तो आपस में इनकी लड़ाई बहुत हो गई है पॉलिटिकल प्लेयर्स की, और कोई चांस नहीं है आम हालात में, मामूल के मुताबिक तो कोई चांस नहीं है। कोई गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो जाए तो हो सकता है ये एक दूसरे के करीब आ जाएं, कोई बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं, और फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब जब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा मौका दिया गया, ईवान सदर के जरिए पूरा मौका दिया गया, प्रेसिडेंट साहब ने एफर्ट्स की, और आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट जब एफर्ट्स कर रहे थे तो क्या एस्टेब्लिशमेंट उसका पार्ट नहीं थी? एस्टेब्लिशमेंट उसका पार्ट थी। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में मिल बैठ के कोई ना कोई किसी ना किसी तरफ निकलें, कोई ना कोई हल निकाल लें। तो प्रेसिडेंट साहब को
मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल थी और इसीलिए उन्होंने बड़ी एफर्ट की। और जब वो भी कामयाब ना हुई बल्कि उसमें भी उल्टा उनको धमकियां दी गई प्रेसिडेंट साहब को। जब ये इस तरह का चोरी और सीना जोरी आए तो उसके बाद फिर डंडा ही चलता होता है और फिर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप ही फैसला करती है। जुडिशरी को साथ मिला के जुडिशरी को भी एतमाद में लिया जाता है। अब मेरा अपना ख्याल है कि जो सोचा जा रहा है कि आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़े, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बैठें, ये आपस में बैठ के कोई ना कोई लाहे अमल निकालें और स्टेप्स आगे आगे मूव फॉरवर्ड जो कहते हैं कि आगे बढ़ा जाए। तो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट को भी लाने की बात की गई कि टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि इलेक्शन पे वो राजी नहीं होते। इस वक्त मरासला सरकार इलेक्शन पे राजी नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन का मतलब है इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब का मतलब है कि वही दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी का। तो एक बात, दूसरी बात है अगर इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को लाना चाह रहे हैं, आप इसको दोबारा लाना चाह रहे हैं, फिर सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान अभी से आना शुरू हो गई है, ये अभी से आना शुरू हो गई है, वो कबूल नहीं है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ले आए जी, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट में जो मेरे पास इतलात हैं, मरासला सरकार को तो कोई इतराज नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ले आए, 2 साल के लिए ले आए, अच्छा है, ये सारा कुछ हमारा मलबा साफ हो जाएगा, इमरान खान साहब की मकबूलियत भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके लिए इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमें टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट मंजूर नहीं है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आप आएँ इलेक्शन करवाएं और आगे बढ़ें और मुंतखब हुकूमत है उसको इक़्तिदार दें। कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, फ्रैंकली सिचुएशन ऐसी ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए और रवायात के अंदर रहते हुए आप कोई हल तलाश कर लेंगे, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो ही मामला आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज ये कशीदगी बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान मजीद मुसीबतों का शिकार होगा और पाकिस्तान के अवाम सफ़र करेंगे, क्योंकि एलीट और सुपर एलीट को तो कुछ नहीं होना। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सरकारी मुलाजमीन की जो बहुत सारी मराहत जो हैं, जो अप्रूव्ड हैं, वो बंद कर दी गई हैं और अब पेंशन ख़त्म की जा रही है, मेडिकल अलाउंस ख़त्म किया जा रहा है और बहुत सारी जो इमदाद है उसको फ्रीज किया जा रहा है। पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल वगैरह के पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में उसकी पॉलिसी, और ये अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, वहाँ पे भी कफ़ायत शारी को लाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के छोटे छोटे इक़दामात की नहीं, ये बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। और उस बड़ी सर्जरी को जल्दी से जल्दी अगर कर लिया जाए तो कम से कम कोलेटरल डैमेज होगा, जितना डिले करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा होगा। और आखिर में हमारी जो फौजी क़यादत, रिटायर्ड फौजी बुज़ुर्ग हैं, जो वो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए, और अगर बाजवा साहब उस पर अमल नहीं करते तो मेरा ख्याल है फिर सर्विंग जो GSU है उनको हरकत में आना चाहिए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का वज़न नहीं उठाया जा सकता था, नहीं उठाया गया था, और जनरल क़यानी साहब ने कोसों दूर उससे चले गए थे। तो अगर आप कंपेयर करें तो बाजवा साहब का जो वज़न है वो मुशर्रफ साहब से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जो वो सिचुएशन नहीं थी जो बाजवा साहब की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम कुछ और सोच रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अवाम 2-4 नहीं है, करोड़ों अवाम कुछ और सोच रहे हैं, और उस करोड़ों अवाम की सोच में और अफवाज पाकिस्तान के अमल में एक खलीज हायल है। उस खलीज को कम भी करना है, ख़त्म भी करना है, और उसके लिए कदम उठाने होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।